नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जन्म कुंडली अपने आप में बहुत ही खास है, इसीलिए इसको आपके समक्ष लेके उपस्थित मैं हुआ हूं। कैसे जातक का भाग्य काम करता है और कैसे ग्रहों की स्थितियां जातक को कहां से कहां पहुंचा देती है, वो सारी चीजें इस कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे। तो बिना विलंब किए हुए सबसे पहले चलते हैं जन्म तारीख पे। 10/10/2000 में इस जातक का जन्म हुआ है। रात्रि को 9:14 पे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। लग्न वृषभ, राशि कुंभ। लग्न जो है वो पृथ्वी तत्व का और राशि जो है वो वायु तत्व की। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ है। शनि देव जो है राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। नक्षत्र जो है इनका वो है पूर्वा भाद्रपद, बृहस्पति का नक्षत्र है। और पाया जो है तांबे का पाया श्रेष्ठ होता है। धन धान्य के मामले में तांबे के पाया को हम श्रेष्ठ मानते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम लग्न की तरफ चलेंगे। तो वृषभ लग्न मैंने आपको बताया और वृषभ लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। वो कुंडली के षष्ठ भाव में आके बैठे हैं। लग्नपति का ऐसे तो कुंडली के 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं होता है। अब योग का निर्माण करता है और जातक को जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन शनि यहां पे शुक्र देव अपने मूल त्रिकोण राशि में यानी कि अपने स्वराशिगत बैठे हैं, तो लग्न के प्रभाव को बढ़ा देंगे, तो ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन फिर भी लग्नेश का छठे भाव में बैठना थोड़ा बहुत जातक को कर्म क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता में थोड़ी बहुत परेशानी शुरू में होता है, लेकिन बाद में चीजें ठीक हो जाती है, तो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। अब यहाँ पे लग्न इनका जो है 14 डिग्री पर रोहिणी नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में लग्न बैठा हुआ है। और लग्नेश शुक्र जो है वो यहाँ पे 25 डिग्री पे विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ पे बृहस्पति जो है बहुत कारक नहीं होते हैं। बृहस्पति यहाँ पे अष्टमपति होते हैं और कुंडली में जो है आय भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टम भाव और आय भाव तो दोनों का फल देंगे। अष्टम भाव का भी फल देंगे और आय भाव का भी फल देंगे। अब यहां पे शुक्र का स्थिति मैंने बता दिया, कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं और राहु से दृष्ट होकर बैठे। राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो शुक्र पे पड़ती है। शुक्र का छठे में बैठना आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे शुक्र का बस एक ही समस्या है, यदि व्यक्ति अपने चरित्र को पकड़ के रखे जिंदगी में तो कोई समस्या नहीं होती है, तो जिंदगी में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है छठे भाव में बैठे शुक्र को लेकर के। यहाँ शुक्र बैठ के कई बार मूत्र विकार, मूत्रजन्य रोग भी जातक को देते हैं। तो थोड़ा सीधी सी बात है, शुक्र जो है भोग के कारक है और जो कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वां भाव भोग का है और शुक्र भोग के कारक हैं। तो जातक जब अत्यधिक भोग करेगा तो रोग का शिकार हो जाएगा। तो सादा जीवन उच्च विचार, इस बात को याद रखना है जातक को। यदि जातक एक अपने लिमिटेशन में रह करके यदि किसी भी चीजों का उपयोग करेगा, भोग करेगा, तो भोग भी कर पाएगा और उसको अच्छे से लेकर के चल भी पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बालक का जन्म 2000 में हुआ और उसके कुछ ही मैंने 1-2 साल बाद ही इनके पिता की नौकरी यूएस में लग गई और ये बालक अपने पिता के साथ अमेरिका चला गया और इसकी सारी जो शिक्षा है वो अमेरिका में ही पूरी हुई। सारी शिक्षा अमेरिका में ही पूरी हुई। अब ऐसा इस बच्चे के कुंडली में कौन सा योग है जो बच्चे को अमेरिका लेके चला गया? तो लग्नेश जो है इनके वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, तो नक्षत्र जिसके लिए उसका ही फल देंगे। तो बृहस्पति यहाँ पे कुंडली के अष्टमपति है और अष्टमपति बृहस्पति जाकर के लग्न में बैठे हैं। यहाँ पे किसके राशि में? शुक्र के राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्र से तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, यानी कि नैसर्गिक शत्रु भी दोनों ग्रह आपस में है और तात्कालिक शत्रुता है, तो अति शत्रु हो गए, ये ठीक नहीं है। लेकिन बृहस्पति को चूंकि पूर्व दिशा में, ये कुंडली का पूर्व दिशा है, यहां बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त है, तो क्या होगा? इसका क्या लाभ मिलेगा जातकों को, क्या नुकसान होगा? समस्या तो देंगे बृहस्पति बैठ के यहाँ पे, क्योंकि वहां पे एक तो शत्रु राशि में बैठे हैं और तात्कालिक शत्रुता में भी बैठे हैं, तो अति शत्रु हो गए। तो बृहस्पति जातक को जो है, ये बृहस्पति जो है जातक को वो परेशान करते रहेंगे। सारे कामों में अड़चन ले आना, बनते बनते काम बिगाड़ देना, परेशानियों के बाद सफलता देंगे, क्योंकि वहां पे दिग्बली भी हो गए। और मैंने कई बार आपको बताया है कि कुंडली में अकारक या मारक ग्रहों का
बहुत बलवान हो जाना भी बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है। तो वहां पे वो जाकर के दिग्बली हो गए और लग्न में उनको बल प्राप्त होता है। लेकिन बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब जरा समझिएगा बात को। बृहस्पति का लग्नस्थ बैठना, अष्टम पति होकर बैठना, व्यक्तित्व में समाहित हो गए तो जातक के जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधाएं जातक को देते रहेंगे। और क्या, तो शनिदेव भी वहीं जाके बैठ गए। अब शनिदेव यहाँ पे भाग्यपति हैं और कर्मपति हैं और जाकर के लग्न में बैठे हैं, मित्र के राशि में बैठे हैं, बड़ा श्रेष्ठ है। शुक्र के राशि में बैठे हैं। तो शनि जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो सारे काम को डिले कर देते हैं व्यक्ति के। जातक का 2 दिन का काम जो है वो 10 दिन में होता है और 10 दिन का काम जो है वो महीने भर में होता है। तो व्यक्ति का होता वही है, जातक जो चाहेगा वही होगा, होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहेंगे। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे वो सारे कार्यों में डिले करेंगे। और जातक के जो चंद्रमा है वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है और शनि की 10वीं दृष्टि से भी दृष्ट है और केमद्रुम दोष में भी है। तो जातक का मन अशांत हो जाएगा। जातक छोटी छोटी बातों पे लगेगा टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आने। छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में घर कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जातक जो चाहेगा वो उसको मिलेगा नहीं जल्दी। क्योंकि जो यहाँ पे शनि की स्थिति है, लग्न से संबंध जो शनि का है वो डिले करेंगे। अब जब जातक को नहीं मिलेगा तो जातक दिमाग से परेशान हो जाएगा। फिर उसके मन में 50 तरह की बातें आएगी कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ही क्यों। तो उसके लिए कारण शनिदेव बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पे भी है। तो शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे तो बहुत अच्छा होता है, पराक्रम का भाव है, लेकिन वो छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो पराक्रम को भी देखेंगे और चंद्रमा को भी देखेंगे, पराक्रम के स्वामी को भी देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। तो क्या होगा, तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में दिक्कत देंगे, या तो कई बार ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे विशेष तौर पे यहाँ पे चूंकि चंद्रमा की अपनी राशि है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके बाद में बहन होने की संभावना जो जातक को ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं मुख्य विषय पे अपने। बृहस्पति लग्नस्थ होकर के कुंडली के 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और अपने 9वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 9वां भाव बृहस्पति का स्वराशि है, लेकिन यहाँ पे उनकी नीच राशि है, तो भाग्य में रोड़े अटकाएंगे कहीं ना कहीं। हालांकि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक होकर के लग्न में बैठे हैं। आप समझिएगा, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो अपना शुभत्व तो नहीं खोएंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे अकारक हो चाहे मारक हो। और भाग्य के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं जो जातक को अतिशय भाग्यवान बना देंगे। जातक भाग्यवान रहेगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति की चूंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण परेशानी आएगी। कई बार जातक के भाग्य में चीजें आते आते हाथ से निकल जाएंगी और जातक परेशान हो जाएगा। तो वहां पर उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। बृहस्पति यहाँ बैठ के जातक की शिक्षा को पूर्ण कराएंगे, जातक को बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएंगे, लेकिन सारे कामों में अड़चने डालेंगे, सारे कामों में परेशानी करेंगे। इसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा। तो बृहस्पति यहाँ पे करेंगे। शनि की दृष्टि मैंने आपको बताया कि 7वें पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो छोटे भाई बहन इत्यादि से परेशानी, लेकिन जातक के पराक्रम की वृद्धि कराएंगे। क्योंकि वो पराक्रम पे जब दृष्टि डालेंगे जातक को पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे और जातक पराक्रम करेगा। 7वें पे दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, तो विवाह में डिले करेंगे, विवाह थोड़ा लेट से होगा। और 10वें पे दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनका स्वयं का घर है तो जातक के कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। लेकिन ये कब, तो सनह जो चले वही शनिश्चर। धीरे धीरे आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही बार में छलांग मार के आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल नहीं होगा। परेशानी और मायूसी के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए शनि यदि लग्न से संबंध बना देते हैं तो न्यायाधीश हैं, जब तक आपको सही कसौटी पे नहीं परख देंगे आपको नहीं देंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन समय पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको सब कुछ जीवन में मिलेगा। ये बात मेरा लिख के आप रख लीजिएगा। अब तो कर्म भाव की वृद्धि करेंगे, बहुत अच्छा है। बृहस्पति 5वें भाव की दृष्टि आपको बताया शिक्षा इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है। अब यहां पे चले आते हैं हम कुंडली के दूसरे भाव पे। दूसरे भाव में यहाँ पे राहु देव बैठे हैं। दूसरे भाव में राहु बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, तो राहु यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे। ये जरा समझने की बात है आपको। लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि दूसरे भाव में राहु बैठा आप तो क्या करो। हाँ, यहाँ राहु एक पापक ग्रह है, बैठ करके कई बार, क्योंकि वो आपके मुंह का स्थान है, वाणी को कई बार कठोर कर देंगे, मुंह से होने वाले गलत कार्यों की तरफ आपको ले जाएंगे, मदिरा पान से, मांसाहार से आपको थोड़ा सा दूर रहना है।
यदि आप ये नहीं करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। कई बार वाणी को भी यहाँ पे बैठ के वो और कठोर बना देते हैं, तो बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ वो अपने उच्च राशि में बैठे हैं, धन भाव में राहु का उच्च राशि का बैठना कलयुग में, कलयुग का राजा राहु है, ये भूलना नहीं है आपको। तो यहाँ राहु बैठ करके आपको मनचाहा नहीं अनचाहा आपको धन देगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अष्टम में केतु बैठे हैं, तो अष्टम में यहाँ जब केतु बैठेंगे बृहस्पति की राशि में, तो जब राहु वहां उच्च के होंगे तो यहाँ पे केतु उच्च के होंगे, तो आकस्मिक धन आपके जीवन में बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अभी चूंकि उम्र जो जातक का है वो लगभग 23 वर्ष के आसपास है, 23 से थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि उम्र बहुत आपकी ज्यादा नहीं है। अभी आप एकाएक यदि सफलता चाहते हैं जीवन में नहीं मिलेगा, छोटे स्तर से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति बहुत बड़े मिल का मालिक है, जो व्यक्ति बहुत बड़े मिल का मालिक है, वो कभी किसी न किसी छोटे व्यवसाय से ही वहां तक पहुंचा है। यानी छोटे स्तर से शुरू करते करते आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। पैसेंस रखिएगा, मिलेगा। पराक्रम तो आपको शनि करा ही लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। राहु और केतु की स्थिति में खराब नहीं कहूंगा। यहाँ पे ये बुध की राशि में बैठे हैं, बुध से तात्कालिक शत्रुता बना के तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो उच्च के बैठे हैं, फल आपको अच्छा देंगे। केतु धनु राशि में बैठे बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से तात्कालिक शत्रुता बना है, थोड़ी बहुत अड़चनी होंगी, लेकिन फिर भी आपका काम बनेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने चंद्रमा का बता दिया। पंचम भाव में यहाँ पे जो है ये या सूर्य की राशि है। सूर्य देखा जाए तो कुंडली के षष्ठ भाव बैठे हैं, लेकिन वो चलित चक्र में कुंडली के अष्टम भाव में चले गए हैं। लेकिन अब यहाँ कुंडली के सप्तम भाव में जो षष्ठ भाव में जो सूर्य जो आ गए हैं, तो यहाँ 7 नंबर की राशि में चलित चक्र में वो यहाँ का फल देंगे, तो वो नीच के हो जाते हैं। घबराना नहीं है, क्यों? अंश देखना है। सूर्य यहाँ पे जो है 23 डिग्री पर बैठे हैं, 23 डिग्री पर, यानी कि 10 अंश तक वो नीच के होते हैं। 10 के अंश के बाद में उनकी नीचत्व जो है वो सामान्य फल देते हैं, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। तो यहाँ बैठ करके शत्रुहंता योग का निर्माण बनाएंगे आपके लिए, और षष्ठ भाव में बैठ करके जो है वो आपके रोग ऋण और शत्रु से आपकी, खासतौर पे शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा है। शुक्र और बुध का यहाँ पंचम पद भी कुंडली के षष्ठ भाव में आ गए हैं। और षष्ठ भाव किसका है जरा समझिए, नौकरी का घर है, ये नौकरी का घर है। धन भाव के स्वामी के कुंडली के षष्ठ भाव में आना, ये तो एक तरह से अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन वो पंचम पतियों के, और काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव में जो है वो कन्या राशि आती है, तो बुध यहाँ खराब फल प्रदान नहीं करते हैं। तो शुक्र और बुध के यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। जब तक नौकरी में रहे, नौकरी से जब तक विशेष धन प्राप्त कर सकता है और करेगा, ये बहुत अच्छा है। और मंगल जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं वो कुंडली के पंचम भाव का फल दे रहे हैं। अब एक बात यहां मैं समझाऊंगा। जब मैं इनके नवांश कुंडली को जाकर देखा तो मैंने पूछा भी इनके घर वालों से कि इनकी शिक्षा बीच में रुकी तो नहीं, तो इन्होंने कहा कि नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि उस समय में बृहस्पति पे ध्यान नहीं दे, बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, और लग्न में दिग्बली है तो सब कुछ देंगे, जब तक शिक्षा अच्छे करेंगे। लेकिन बुध जो यहाँ कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं और नवांश कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं जाकर के, तो ये क्या करेंगे? तो एक तो मंगल चलित चक्र में यहाँ का फल दे ही रहा है, और मंगल यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है। तो जातक को यदि शिक्षा में दिक्कत नहीं आई है तो जातक को संतान में दिक्कत आएगी। आप समझिएगा, जैसे किसी की सप्तम भाव बहुत कमजोर होता है, तो हमने देखा है कि दाम्पत्य में जीवन नहीं आया, दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं आई, लेकिन उसको व्यवसाय में दिक्कत आता है, क्योंकि ये व्यवसाय का ही भाव है। उसी प्रकार किसी भाव से संबंधित एक चीजों में यदि परेशानी नहीं आई जातक को, तो दूसरे में पक्का आएगी। तो क्या होगा? तो कई बार स्त्री का गर्भपात जैसी स्थिति बना देंगे मंगल यहाँ बैठ के, क्योंकि ऑलरेडी पंचम पति जाके षष्ठ में बैठे हैं और मंगल आके यहाँ का फल दे रहा है, तो ये परेशानी है। और जाकर के बुध नीच के बैठे हैं कुंडली के एकादश भाव में, नवांश कुंडली में, तो बुध को यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। और बुध इस कुंडली में जो है इष्ट देव भी हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मंगल का मैंने आपको बता ही दिया। जातक के चौथे में मंगल है लग्न में, तो ऐसा जातक जो है वो मांगलिक है, तो विवाह करते हुए भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल का कुंडली के पंचम में बैठना और सप्तम भाव में शुक्र का बैठना, राहु से दृष्ट होकर बैठना, और सप्तम भाव को जो है मैं आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। षडबल में जो है अंक जो है सप्तम भाव को अष्टक वर्ग में वो बहुत कम प्राप्त है, तो दाम्पत्य में थोड़ा बहुत परेशानी होने की संभावना आती है, लेकिन इसको आप यदि कुंडली मिला के विवाह करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, ये बात की बात है। मैंने आपको बता दिया शनि का
मैंने आपको बृहस्पति का बता दिया, लगभग सभी ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे इनका प्रश्न ये है कि करियर में जो बेटरमेंट चाहते हैं इनको नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 23 वर्ष है, और शनि देंगे नहीं टाइम पे, और चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, केमद्रुम दोष से ग्रसित है। तो जातक, अच्छा, चंद्रमा केमद्रुम दोष जहां पे बनाते हैं उस भाव से संबंधित समस्या देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ के जो है दशम में ही केमद्रुम योग से ग्रसित है, यानी कि कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। तो इस चंद्रमा को ठीक करने की आवश्यकता आपको है, चंद्रमा का उपाय आपको करते रहना चाहिए। जब मैं नवांश कुंडली में मैं जाके देखा तो देखा ये भी वृषभ लग्न कुंडली यानी वर्गोत्तमी नवांश है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि आखिर में बच्चा जन्म लेते ही विदेश जाने के योग कैसे बन गए। तो अष्टम भाव जो परमानेंट विदेश का है, और बृहस्पति जाके लग्न में दिग्बली होकर बैठे हैं वहां पे। तो जब विदेश भाव का स्वामी यदि व्यक्ति से संबंध बना ले तो जातक विदेशवास करेगा। और ये जो विदेश का जो घर है मंगल, वो कुंडली के पंचम भाव में आके बैठे हैं, पंचम भाव में आके बैठे हैं, ये स्वदेश का भाव है। तो जब विदेश का स्वामी स्वदेश में आके यदि बैठेगा तो जातक का स्वदेश विदेश में हो जाता है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है आपको। तो ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है, ये बहुत श्रेष्ठ है। अब यहाँ नवांश कुंडली में हम जाके देखें तो यहाँ पे राहु शुक्र के साथ बैठा है। मैंने फिर वही पॉइंट पे आऊंगा जो मैंने यहाँ बताया था, राहु की दृष्टि शुक्र पे पड़ती है। बस जातक अपने चरित्र को पकड़ के रखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ जातक प्राप्त करेगा हर प्रकार के, क्योंकि राहु और शुक्र की युति जो है ऐश्वर्य योग का भी निर्माण करता है। लेकिन ये लंपट योग भी है, यानी जातक को अपना चरित्र पकड़ के रखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, अच्छा है बृहस्पति के दूसरे भाव में बैठना, क्योंकि वो धन के कारक है, धन भाव में बैठे हैं। और चौथे भाव में जो है यहाँ सूर्य बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। यहाँ बेशक सूर्य नीच के हो रहे थे, लेकिन यहाँ सूर्य जो है अपने राशि में बैठे हैं, तो घबराने की विशेष आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा यहाँ पे पराक्रम के स्वामी होकर विदेश में चले गए, यानी कि जातक का पराक्रम कहाँ है तो विदेश में। छठे भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, वो कुंडली के एकादश में बैठे हैं जाकर के, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे बुध की स्थिति कमजोर हो गई। छठे भाव के स्वामी भी मैंने आपको शुक्र को बता दिया, लग्न में बैठे हैं, अच्छा है। मंगल यहाँ पे सप्तम पति है और विदेश भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है, बैठे कुंडली के छठे भाव में, और यहाँ से अपने घर को देखते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। मंगल बैठ के जातक के शत्रुओं का दमन करेंगे और विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश में तरक्की देंगे जातक को। अष्टम यहाँ सप्तम में केतु बैठा हुआ है। तो मैं फिर से कहूंगा कि विवाह करते वक्त विशेष रूप से कुंडली मिला के विवाह करें, दिक्कत नहीं होगी। अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, ये कुंडली के द्वितीय भाव बैठे हैं, अपनी दृष्टि से सातवीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, जातक के आयुष्य की रक्षा करेंगे। दसम और नवम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, दसम भाव बैठे हैं, जातक के कर्म क्षेत्र के लिए बेहद अच्छा है। लेकिन क्यों, कैसे, कब, तो जातक को घबराना नहीं है, पैशंस रखने की आवश्यकता है। अब आइए महादशा पे चलते हैं। यहाँ पे शनि की महादशा इनको 2015 से चल रही है और 2034 तक चलेगी। शनि में इनको शुक्र का अंतर चल रहा है 8 फरवरी 2022 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक। अब शनि में शुक्र, शनि लग्नस्थ बैठे हैं, मैं आपको बताया डिले करेंगे। शुक्र कुंडली के षष्ठ भाव बैठे हैं, अवयोग है, भूलना नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी तो देंगे ही देंगे। तो ये दशा और अंतरदशा दोनों इसको बहुत खराब नहीं इनको चल रही है, ये दोनों इनको ठीक चल रही है, लेकिन एक ही बार जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस विषय को आपसे कह रहा हूं, क्योंकि शनि लग्न में बैठ के सारे जो चीजें वो डिले ही देंगे, लेकिन सफलता देंगे जरूर, घबराना नहीं है। तो ये दशा, शनि की दशा शनि के लिए। अब शनि इनके कुंडली में लग्न में बैठे हैं, डिग्री वाइज कितने डिग्री में बैठे हैं तो शनि 6 डिग्री में बैठे हैं, कृतिका नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में। अब शनि 6 डिग्री पर विषम राशि में बैठे हैं, सम राशि में बैठे हैं, तो 1 से लेकर 6 डिग्री तक वहां पे वो जो है वो कैसे होंगे, मृतक अवस्था में होंगे, यानी शनि के पास बलाबल नहीं है। तो जो ग्रह के पास बलाबल नहीं है, अपनी महादशा में आपको श्रेष्ठ फल कैसे देगा, उसपे से जातक को कुंभ राशि जो है और शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 भी अपना रंग दिखाएगी। जब तक 7.5 चलेगा तब तक बहुत बेटरमेंट नहीं होगा। अब यहां पे विशेष मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, शनि की 7.5 इनको चलेगी कुछ दिन तक, आने वाले कम से कम 4 सालों तक चलेगी, क्योंकि मीन पे, मकर पे और कुंभ पे चल रही है। तो मकर राशि वालों का 2025 में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर 2025 के बाद में भी 2 साल। और मैंने क्या कहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा
वैसे उसे सफलता मिलती जाएगी। तो जब तक शनि की साढ़े साथी आपको नहीं जा रही है, तब तक आप किसी छोटे स्तर पे ही यदि आपको मौका मिलता है, लगे रहिए वहां से एक्सपीरियंस गेन कीजिए, अपने तजुर्बा को बढ़ाइए। और जब शनि की साढ़े साथी खत्म होगी, निस्संदेह शनिदेव आपको उठा करके बस 7वें आसमान पे बैठा देंगे। तो शनि के लिए यहाँ पे यदि आप चाहें तो एक रत्न आता है, उसका नाम है एमेथिस्ट जामुनिया। वो 8 कैरेट का बनवा करके अपने दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन जो है धारण कीजिए, चांदी में बनवा करके धारण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ जो है, अभी मैं शुक्र के रत्न को यहां पे नहीं बोलूंगा, शुक्र के रत्न के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्र कुंडली के षष्ठ भाव बैठे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शुक्र को जो और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि शुक्र यहाँ 25 डिग्री पे बैठे हैं, स्वराशिगत तो बैठे हैं, लेकिन 25 डिग्री पर विषम राशि में ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर, क्योंकि 25 के बाद ग्रहों की स्थिति और इधर 1 से लेकर 6 तक अच्छा नहीं माना गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। क्या करेंगे, कैंपोर ऑयल आता है, कपूर का तेल आता है, उसको शुक्रवार से पानी में 2 बूंद डाल के स्नान शुरू कीजिए। और यदि वहां पे यदि गाय इत्यादि मिलती है तो गाय को कुछ खिलाइए, इससे आपको लाभ होगा। बुध के लिए आपको निस्संदेह पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध इस कुंडली में अत्यंत कारक ग्रह है। और यहाँ पे जो है धन भाव का और पंचम भाव का बुद्धि विद्या ज्ञान और संतान का स्वामी है, नवांश में नीच है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो आप चाहें तो एक पन्ना 6 कैरेट का बुधवार के दिन चांदी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली में जो है आप धारण कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप कीजिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और भगवान गणेश की पूजा कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो हो सके तो यदि आसपास कोई पीपल का पेड़ मिल जाए तो उसमें 1 लोटा जल प्रातःकाल और प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हो सके तो प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। यदि सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो शनिवार और मंगलवार को 7 टाइम्स 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, हाथ में पानी लेकर के संकल्प कीजिए कि हनुमान जी, शनि महादशा में मैं शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और आपकी कृपा प्राप्ति के लिए जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, ऐसा संकल्प लेकर के और अपना नाम और गोत्र लेकर के पाठ कीजिए, आपको फायदा होगा। नहीं कर सकते हैं, सामान्य रूप से 7 पाठ कीजिए, तब भी फायदा होगा ही होगा। ये उपाय आपको लाभ देगा। अब एक बार मैं आपके थोड़ा षडबल और भावबल की तरफ चलूंगा। षडबल में मैंने देखा तो सबसे मजबूत आपका मंगल बन रहा है। षडबल में मंगल को 1 अंक प्राप्त है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अष्टक वर्ग में बेशक कुंडली के सप्तम भाव को 20 अंक प्राप्त है, लेकिन यदि मैं भाव बल में जाके देख रहा हूं तो सप्तम भाव को 2 अंक प्राप्त है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो है वो सबसे मजबूत है। तो दाम्पत्य खराब नहीं रहेगा, दाम्पत्य ठीक रहेगा, क्योंकि एक विषय पर ध्यान नहीं देना है। इसीलिए कुंडली को अध्ययन करते वक्त सारे विषयों को आपको देखना है, तो दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं करेगा। और यदि ये सप्तम भाव के व्यवसाय का भी है तो यदि इन फ्यूचर यदि कहीं मौका मिले व्यवसाय भी करिएगा, लाभ आपको तब भी मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो सबसे मजबूत बन रहा है कुंडली का अष्टम भाव। अब यहां समझिए जरा सा मेरी बात को। भाव बल में यदि कुंडली का अष्टम भाव बहुत मजबूत हो जाए तो आयु का भाव है, आयु तो आपकी मजबूत कर देगा, आयु आपकी मजबूत कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी जाकर के दिग्बल होकर बैठा है, तो इसीलिए उसको बड़ा बल है। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी यदि मजबूत हो जाए तो जिंदगी में परेशानी भी बहुत ज्यादा देता है। आयु को मजबूत करेगा लेकिन जिंदगी में परेशानी देते रहेगा, छोटी छोटी आपके ऑब्स्टेकल लाइफ में ले आएगा। तो बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। बृहस्पति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो गुरुवार के दिन आपको पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ जो है यदि वहां गाय कोई गौशाला हो तो आटे का पेड़ा बनाइए और उसमें गुड़ डालिए, गुड़, और उसको बंद कर दीजिए और चने के दाल में उसको लपेट लीजिए अच्छे से, और लपेट करके 21 गुरुवार या 7 गुरुवार को जो है वो गाय को खिलाइए। आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र को भी जाप करेंगे तो बृहस्पति आपका अच्छा होगा। तो ऐसे इस उपाय को करेंगे तो आपको फायदा होगा। अष्टम भाव जो है ना, बहुत गहराई मतलब डीप रिसर्च का भाव है, अध्यात्म का भाव है, और बृहस्पति लगन में बैठे हैं, जातकों को आध्यात्मिक बनाएंगे। और अष्टम भाव और आध्यात्मिक यदि नहीं है तो आपको बन जाना चाहिए। क्यों? तभी आपका कल्याण अच्छे से हो पाएगा। तो हमेशा किसी न किसी चीज के सर्च में लगा रहिए। जो भाव आपका मजबूत है
हमेशा आपको उससे संबंधित चीजों में लगे रहे, अध्यात्म में लगे रहना चाहिए, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, आपको किसी चीज के विषय में बहुत गहरा अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। जैसे कि किसी का 12वां भाव बहुत मजबूत हो गया षड्बल में मान लीजिए, तो हॉस्पिटल का घर है, वो हॉस्पिटल में फालतू खर्चे कराएगा आपको। लेकिन यदि आप साल में एक बार कहीं घूमने जाते हैं और 25-50 हजार रुपये आप घूमने पे खर्चा करते हैं, तो हॉस्पिटल का खर्चा आपका बच जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि 6, 8, 12 भाव मजबूत हो गया, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको आप एक्टिव कर दीजिए, तो उसके परेशानियों से आप बच जाइएगा। आप कुछ ना कुछ विषय पे अध्ययन करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे सेकंड में मजबूत बताया, थर्ड में मजबूत जो आपका भाव बल में है, कुंडली का 11th हाउस, प्रॉफिट हाउस जो है, और यहाँ पे बृहस्पति जो है वो भी 2 अंक लेके बैठे हैं। अब बृहस्पति यहाँ पे लाभपति होकर के लग्न में बैठे हैं, महाधनी योग का निर्माण करेंगे। एक बात तो आप मेरी लिख लीजिएगा, एक तो राहु की ऐसी स्थिति और दूसरी बृहस्पति का लग्नस्थ बैठना जाकर के धन को लेकर समस्या नहीं आएगी, आपको धन को लेकर समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ भाग्य भाव में जो है 9 भाव को 12 अंक मिला है ना, सबसे कमजोर आपका षड्बल में आपका भाग्य भाव है, और भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पे जो शनिदेव हैं वो भी 6 अंक, मतलब यहाँ पे सबसे कमजोर होकर बैठे हैं आपके षड्बल में, इसलिए आपको परेशानी आ रही है। ये मेन पॉइंट है आपका। लग्न में शनि बैठ गए, अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ पे सबसे मजबूत, जहां मैं 1 लिखा हूं सबसे मजबूत, 2 लिखा हूं सेकंड में मजबूत, यहाँ पे 6 सबसे कमजोर कौन, शनि, और उसके बाद सबसे एकदम बिल्कुल ही कमजोर बुध, और ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों आपके कुंडली में कमजोर है, इसीलिए मैंने बुध और शनि के रत्न का आपको धारण करने के लिए बोला है। चिड़ियों को यदि आप मूंग जो है साबुत मूंग, हरा मूंग, वो भी यदि आप भिगो करके और चिड़ियों को, कबूतरों को खिलाते हैं, घर के छत पे नहीं खिलाइएगा, बाहर जाकर के, तब भी आपका बुध मजबूत होता है। तो आप बीच बीच में उपाय भी करिए, इससे आपका बुध मजबूत होगा। तो जितने छोटे छोटे मैंने उपाय बताए आपको करते रहिए, तो इससे आपको लाभ होगा। तो जो भाव मजबूत है आपको फल तो देगा ही अपना, लेकिन जो भाव कमजोर है उसको भी आपको ठीक कर लेना चाहिए। तो ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहां भी देखिए षड्बल में इच्छा भाव में 32 अंक है, और इच्छा के पूर्ति के भाव में 41 अंक है। ये इच्छा का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी कि इच्छा करेंगे कम और पूर्ति होगा ज्यादा, लेकिन शर्त यही है कि पैशंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव टाइम से देंगे नहीं। उसके बाद में पंचम भाव में 25 अंक है, तो मैंने क्या बताया, शिक्षा हुई है अच्छी, तो आपको संतान का ध्यान रखना है, कुंडली अच्छे से मिला के विवाह करना है। कर्म भाव में 33 अंक है, बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ कर्म को प्राप्त करेंगे आप, बढ़िया करेंगे। अष्टम भाव में 31 अंक है, बहुत बढ़िया है, कम से कम 28 अंक होना चाहिए, 28 अंक जहां है वो बहुत अच्छा है। धन भाव में 29 अंक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आय भाव में 41 अंक, व्यय भाव में 23 अंक, यानी आय ज्यादा और व्यय कम होगा। तो इस प्रकार से सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, तो कुंडली में कोई बहुत ज्यादा परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुंडली बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया कुंडली है। आप छोटे छोटे उपायों को करके और इसका संपूर्ण श्रेष्ठ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बता दिया मैंने, मेन ग्रहों की स्थिति खराब है, रत्न धारण कीजिए और उपाय करते रहिए। शनि को अच्छा करना है, शनि आपके दशमेश और भाग्येश है। कभी भी निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अपमान नहीं करना है। कभी बिना मतलब लोग क्या करते हैं, लगते हैं 10-5 रुपए के लिए रिक्शा वाले से बहसा बहसी करने। आप जितना भी उनसे बहसा बहसी करेंगे 10-5 रुपए के लिए, उतना ही आपके शनि खराब होते जाएंगे। ऐसा ना करें, उनको भी एक सम्मान की दृष्टि से देखिए। नहीं तो शनि देव जो है उन न्याय के देवता हैं और उन्हीं लोगों के प्रतिनिधित्व हैं। तो यदि आपने ऐसा किया तो समझिए कि सब किया धरा बेकार हुआ। तो इस बात का विशेष रूप से आपसे ध्यान रखना है। एक विशेष बात यहाँ पे और कह दूं कि चंद्रमा आपका बड़ा खराब है। हो सके कभी कभी तो जाकर के सोमवार के सोमवार शिव जी पे जल चढ़ाइए और चंद्रमा के केमोद्रुम दोष की शांति यानी कि चंद्रमा का जप करा करके दशांश हवन तर्पण और मार्जन कराइए। इससे आपको लाभ होगा, आपके जो दिमाग हो वो थोड़ा सा स्टेबल होगा। बहुत बढ़िया कुंडली है, उपाय बता दी हूँ, करते रहिए। तो यदि आप भी अपने कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, संपर्क मुझसे कर सकते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका दिन मंगल में हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।